आज हम गणित विषय के बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक संख्या पद्धति चल रहा है, तो देखिए हम संख्या पद्धति के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो हमें पता है हमने काफी संख्याओं के बारे में चर्चा की है और करनी है। तो देखिए आज हम एक चार्ट के रूप में आपको बताते हैं कि संख्या के बारे में। तो देखिए क्या है संख्या। संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। यानी संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या। तो देखो वास्तविक संख्या वापस दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्णांक संख्या और दूसरी होती है दशमलव संख्या। देखो काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है। काल्पनिक संख्या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लेते उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या भाई आपको पता है √4 का मान तो 2 होता है। √4 का मान तो 2 होता है, लेकिन हमें कभी दे दे कि भाई -√4 का मान क्या होगा। तो देखो -√4 का मान क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि माइनस आ रहा है। तो देखो इसके लिए हम यानी ये क्या है, यानी माइनस, यानी अंदर माइनस आते ही हमें ये पता हो जाएगा कि ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या। तो इसका सॉल्व करने के लिए हम इसको करने के लिए यानी 4 का वर्ग 2 होता है, 4 का वर्ग संख्या 2 होती है। तो देखो 2 होती है लेकिन इसके पीछे क्या लग जाएगा, आयोटा। तो देखो आयोटा लग जाएगा, तो ये एक काल्पनिक संख्या, आयोटा भी एक काल्पनिक संख्या है। तो आपको ये पता रखना है कि भाई आयोटा स्क्वायर का मान है ना -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। जैसे और भी उदाहरण देख लेते हैं कि भाई -5 का रूट काफी यानी ये काल्पनिक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो देखो काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पता चल गया कि भाई रूट में माइनस हो तो वो काल्पनिक संख्या होती है। केवल इनकी कल्पना कर सकते हैं हम, वास्तविकता में नहीं है, हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई है ऐसे। तो फिर देखते हैं कि भाई वास्तविक संख्या में आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, पूर्णांक संख्या व दशमलव संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी पूर्णांक संख्या, ये वापस 8 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो पहली देखते हैं, पहली है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो फिर भाज्य संख्या के बाद में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर सम संख्या, इसके आगे विषम संख्या, और फिर सहअभाज्य संख्या, और लास्ट एट संपूर्ण संख्या।
देखो पूर्णांक संख्या कितने 8 भाग है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या व संपूर्ण संख्या। फिर देखो एक्चुअली दशमलव संख्या भी दो प्रकार की है। दशमलव संख्या भी दो प्रकार की है। तो देखिए दशमलव संख्या में शांत दशमलव प्रसाद और अशांत दशमलव प्रसाद। देखो पूर्णांक संख्या में होगी दशमलव संख्या दो प्रकार की, शांत दशमलव प्रसाद है, अशांत दशमलव प्रसाद। फिर देखिए दशमलव प्रसाद में अशांत दशमलव प्रसाद दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव प्रसाद और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसाद। तो देखिए ये है संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में फिर देखते हैं एक पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या में 8 संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या व सहभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। ये 8 पूर्णांक संख्या में होती है। फिर दशमलव संख्या में शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसाद और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसाद। तो ये हमारे संख्या है। तो देख ले इनमें भी पूछ ले कि भाई अब आपको पता है पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो देखो लिख देते हैं भाई ये भी होगी परिमेय होगी ना, ये भी परिमेय। तो देखो ये परिमेय है तो ये सभी परिमेय। ये भी पता करना कि परिमेय संख्या कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। तो देखो पूर्णांक संख्या परिमेय है तो ये आठों भी परिमेय है, ये भी ध्यान रखना। फिर दशमलव प्रसाद में ये भी परिमेय, ये भी क्या परिमेय। फिर देखो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। लेकिन ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसाद है, ये है अपरिमेय। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, यानी थ्योरी में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इनके बारे में पूछ सकता है कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए कभी वास्तविक संख्या के बारे में पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि भाई सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या में आता है ना, तो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो देखो हमने इनके बारे में तो चर्चा की थी और थोड़ी बहुत वापस भी कर लेते हैं कि भाई इसके, तो देखो ये डायग्राम से भी हमें पता चल सकता है कि भाई कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए आपको पता है कि भाई प्राकृत संख्या के बारे में आपको बताया हुआ है कि भाई 1 से 1 2 3 यानी 1 से चलकर अनंत तक चलती है, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती प्राकृत संख्या। फिर पूर्ण संख्या यानी इसमें और इसमें एक ही डिफरेंट है, ये 0 से होती है और ये 1 से होती है, 0 से 1 2 और अनंत तक, ये भी बताया। और भाज्य संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भी भाग है तो वो कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। यौगिक भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, तो ये भी समझ। फिर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, तो वो कौन सी हो जाएगी अभाज्य संख्या। फिर अभाज्य संख्या के बाद में सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा वो कौन सी हो जाएगी सम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या। और सहअभाज्य संख्या जिसका क्या हो मस्यप 1 हो, जिसका मस्यप 1 हो, जिसको सहअभाज्य संख्या या
आगे अ भी लगा सकते हो। तो ये हो गया। फिर संपूर्ण संख्या के बारे में हमने चर्चा नहीं की, तो अभी करेंगे। तो देखिए ये डायग्राम देख लीजिए एक बार, तो इससे हम ये सारी संख्या के बारे में पता करेंगे। तो देखिए अब हम संपूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो ये डायग्राम समझ में आ गया। फिर हम ये दशमलव प्रसार के बारे में दशमलव संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पता ही चल गया है। काल्पनिक संख्या क्या है, रूट में माइनस हो जाए तो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो ये भी ध्यान रखना। एक आयोटा से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हो जाएगा ना। जैसे -4, तो देखो -4 है, फिर मान लेते हैं छोटा है -1 है, तो देखो -1 है, -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। इन आयोटा क्यों लिखेंगे, -1 रूट, इसको आयोटा ऐसे लिखेंगे कि भाई देखो ये रूट के अंदर जाएगा, तो देखो रूट के अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर बाहर आएगा तो स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो गई। अब हम करते हैं कि भाई इनके बारे में हमने चर्चा कर ली, और फिर हम अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा और करेंगे। इनके क्वेश्चन भी है, कैसे होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभी ये देखिए ये डायग्राम, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हम करते हैं 8 नंबर संख्या थी ना, पूर्णांक है, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। तो देखिए संपूर्ण संख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड यानी उसको स्वयं को छोड़कर वापस उनका योग उसी के बराबर हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, संपूर्ण संख्या। जैसे देखिए मान लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। तो देखिए 1 नंबर है 8, 2 नंबर है 6, 3 नंबर है 4 और 4 नंबर है 10। तो ये संख्या है, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें से हमें बतानी है कि संपूर्ण संख्या कौन सी है। संपूर्ण संख्या के बारे में अभी मैंने आपको बताइए कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग केवल उसको स्वयं को छोड़कर उनका योग उस संख्या के बराबर हो, तो वो कौन सी होगी, संपूर्ण संख्या है। तो इसके गुणनखंड देखते हैं। 8 के गुणनखंड क्या हो गए, ऐसे नहीं होता, ऐसे कर सकते हैं 2, फिर 2, गुणनखंड अलग चीज है, ये तो अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड इसमें किसकी संख्या का भाग जाएगा, तो देखिए 1 का जाएगा, पहले 1 का जाएगा ना, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 के बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, फिर 8 का। तो हमें पता है 8 को तो लेना ही नहीं, स्वयं को तो लेना ही है, तो इनका योग करते हैं कितना आता है, 7। तो ये हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर इसको लेते हैं, तो देखो इसका क्या होगा 1, फिर किसका जाएगा 2 का, फिर 3 का, तो देखो फिर किसका जाएगा 6 का, 6 को तो हमें लेना ही नहीं। फिर देखो इनका योग करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये संपूर्ण संख्या है। तो आगे भी देख लेते हैं 4 का। तो देखिए 4 का किस में जा रहा है, 1 का जा रहा है, फिर किसका जाएगा 2 का, फिर 4 का। तो 4 को हमें लेना नहीं, तो ये कितना है 3, तो ये भी हमारा गलत। फिर आगे 10 है, 10 में किसका जाएगा 1 का, फिर 5 का, फिर ये 10 का स्वयं का, तो 10 को हमें लेना नहीं, तो कितना है 6, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 6 एक संपूर्ण संख्या है, 6 एक क्या है, संपूर्ण संख्या है। ये आ जाएगा आपको समझ में। फिर आगे देखते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए एक नंबर है 24, 2 नंबर है 32 और 3 नंबर है 28, 4 नंबर है 12। तो देखिए इनमें से हमें बताना है कि संपूर्ण संख्या कौन सी होगी, संपूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो संपूर्ण संख्या के लिए हम पहले क्या रखते हैं, गुणनखंड। तो देखिए इसका गुणनखंड यानी किसका भाग रहेगा, तो देखिए 24 में 1 का भाग आया, 2 का भी जाएगा, फिर 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, फिर 12 का जाएगा, फिर 24 का। तो इन संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है। तो देखिए संपूर्ण संख्या का मतलब है स्वयं को नहीं लेना, बाकी सभी को जोड़ना। तो 24 को तो नहीं लेंगे, तो बाकी को जोड़ते हैं। तो देखो 1 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36। तो देखो 36 हो रहे, तो हमें तो 24 लाने थे, लेकिन यहाँ 36 आ गए, तो ये तो संख्या नहीं है संपूर्ण संख्या। फिर आगे 32 है, तो देखिए 32 के गुणनखंड देखिए, 1 का भाग जा रहा है इसमें, फिर 2 का, 3 का नहीं जा रहा, फिर 4 का जा रहा है, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का जा रहा है, फिर 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 11 12 13 14 16 का जा रहा है, फिर 32 का। देखो 32 तो हमें नहीं लेना है, फिर बाकी को जोड़ो, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, 31 और, लेकिन हमें कितने लाने थे 32, तो ये भी नहीं होगी। फिर आगे 28 है, 28 के गुणनखंड देखते हैं, 1 के बाद 2 3 ने, 4 ने, फिर डायरेक्ट कितने हैं 7 नहीं, 4 का जा रहा ना, 4 फिर 7, फिर कौन किसका जा रहा है 8 9 10 11 12, फिर 14 का जा रहा है, फिर 28 का जाएगा डायरेक्ट, आधा हो गए, फिर 28 का जा रहा है। तो देखिए अब हमें 28 तो लेने नहीं, ये स्वयं है, फिर इनका योग करते हैं, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 28। तो देखिए ये 28 हो रहे हैं, तो ये हमारी संपूर्ण संख्या है, तो ये हमारी संपूर्ण संख्या है। फिर 4 नंबर भी देख लेते हैं, इसके क्या हो गए 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और फिर 12, यही होगा। तो देखिए 1 2 3 4 6 फिर 12, तो देखिए 12 तो कट जाएगा, ये स्वयं संख्या है, फिर इनका योग करते हैं, तो 6 और 4 10, 10 और 13, 13 और 2 15 और 16 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें संपूर्ण संख्या कौन सी होगी 28। तो ये आपको संपूर्ण संख्या समझ में आ गई। संपूर्ण संख्या एक ही है कि भाई उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होगा, लेकिन उस संख्या को छोड़कर। ये भी समझ में आ गया आपको। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन x, y तथा z प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। हमारा क्वेश्चन है x, y तथा z प्राकृत संख्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो देखिए ऑप्शन इसके, एक नंबर ऑप्शन है 6, 2 नंबर ऑप्शन है 8, 3 नंबर ऑप्शन है 10, 4 नंबर ऑप्शन है 12। तो ये ऑप्शन है हमारे। तो हमें यहाँ कितना रखना है, प्राकृत संख्या का मान रखना है, यानी x, y, z की जगह हम प्राकृत संख्या का मान रखेंगे जिसका योग कितना आना चाहिए 6, और वो कितने बार से आ रहा है। तो देखिए हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या रखना, प्राकृत संख्या का मान। तो x की जगह क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, तो रखते हैं। देखते हैं पहले
x का मान 1 रख देते हैं, y का मान 2 और फिर z का मान 3, तो कितना 6 हो रहा है ना। तो देखिए एक तो ये हो गया, फिर दूसरा देखते हैं कि भाई x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 3, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 6। फिर देखते हैं x का मान 2, y का मान 3 प्लस z का मान 1, तो ये भी 6 हो रहे हैं। फिर x का मान 3, y का मान 2 और z का मान 1, तो ये भी कितने हो रहे हैं, 6। फिर आगे x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2, तो ये भी 6 हो रहे हैं। फिर x का मान 1, y का मान 2 तो हो गया 3, फिर z का मान 2, तो ये भी 6 हो रहे हैं। फिर आगे दूसरा लेते हैं हम कि भाई x का मान 4, y का मान 1 और z का मान 1, तो ये भी कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं ना, 6। फिर आगे देखते हैं, फिर x का मान 1, y का मान 4 और z का मान कितना 1, तो ये भी 6। फिर x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 4, तो ये भी 6 हो रहे हैं। फिर x का मान 2, y का मान 2 और z का मान 2, तो ये भी कितने हो रहे हैं, 6। तो देखिए ये कितने हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो देखिए इसके टोटल कितने आने हैं, 10। तो 10 कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन, तो इसके कितना आंसर आएंगे, 10, 3 नंबर ऑप्शन। तो देखो ऐसे आपको छोटी संख्या ही देगा, क्योंकि इससे बड़ी देगा तो उसके हल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो इससे बड़ा कोई हमें नहीं देंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसे ही देगा, या तो इससे कम दे देगा या इससे कम ही देगा, ज्यादा देगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कैसे पता लगाएंगे हम, तो ये ध्यान रखना। ये देखिए आगे हमने ये क्वेश्चन किया। धन्यवाद। आगे हम अगली क्लास में करेंगे।